अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शहरियार और बिजनेस आवर की एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। मेरे साथ हैं वाजिद अली और आज हम आपको पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया भर की इकॉनमीज़ की मुख्तलिफ अपडेट्स तो ज़रूर देंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम दो और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स के बारे में मज़ीद डिटेल में ज़रा बात करेंगे, जिनके बारे में हम पहले आपसे डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस एपिसोड्स में। तो हम शुरू करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट के साथ जो IMF ने पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से प्रिपेयर की थी, जिसकी डिटेल्स आपको बताएंगे वाजिद जी। शहरियार, पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF है, जो इंटरनेशनल लैंडर भी कहलाता है, उसने एक इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान, जिसकी हाईलाइट ये है कि पाकिस्तान इकॉनमी इज़ ऑन राइट ट्रैक एंड 2024 विल बी इनकरेजिंग फॉर इकॉनमी टू। तो उसकी हवाले से कुछ उन्होंने डिटेल्स ये दिए हैं कि IMF ने जो पाकिस्तान को टारगेट्स दिए थे अगेंस्ट द जो एक लोन था उसको अचीव करने में, तो जुलाई टू सितंबर जो लास्ट ईयर के टारगेट थे पाकिस्तान से वो फुलफिल किए थे। और साथ साथ उसमें यह था कि उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन है, कुछ जो सर्विसेज वैल्यूज़ है, उनमें मज़ीद इजाफा होगा। उसको जो एक प्रिडिक्ट किया है वो 2% पे किया है। और साथ ये भी बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो 8% पे रहेगा। तो अगर इन सब की देखी जाए तो तकरीबन जो इसकी रिपोर्ट जारी हुई है उनमें मेन हाईलाइट उनके पॉजिटिव इंडिकेटर्स थे। अनएम्प्लॉयमेंट का रेट 8% भी कोई इतना पॉजिटिव नहीं है, स्टेबल रहे तो स्टेबल है, बट बढ़े ना। जी बिल्कुल, स्टेबल एटलीस्ट अगर प्रीवियस ईयर्स की बात की जाए, जैसे आपको पता है कि इकोनॉमी क्रम्बलिंग फेज में थी, उस लिहाज से जो 2024 है उसमें जो ये चीज़ें जो नेगेटिव इंडिकेटर्स थे, एटलीस्ट अगर वो ज़्यादा उनमें कोई सिग्निफिकेंट कमी नहीं होती तो एटलीस्ट वो बढ़ेंगे भी नहीं ज़्यादा वो। तो इसमें उन्होंने जो मेन रीजंस ये बताए थे कि ये था कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसका क़याम शहबाज शरीफ के अंडर प्रीमियरशिप ऑफ शहबाज शरीफ एंड विद द फ्लैंक्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ आर्म फोर्सेस, एक काउंसिल एक जो इस्टेब्लिश की गई थी, जिसका मेन मकसद ये था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को उन्होंने पाकिस्तान में एक प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर एक नेगोशिएशन के थ्रू लाना है। और साथ एक दूसरा मेन मकसद ये था कि आपको जैसे पता चला होगा कि लास्ट ईयर हमने जो आखिरी फेज़ था ईयर का, उसमें ये देखा कि डॉलर का जो रेट था वो काफ़ी कम हुआ। उसमें मेन रीज़न ये थी कि इलीगल जो डॉलर की ट्रेड हो रही थी, उस हवाले से इस काउंसिल ने नहायत ही सिग्निफिकेंट स्टेप्स लिए, जिनमें वो जो हवाला हुंडी की जो तरीक़ेकार थे, इलीगल वेज थे, उन पर काउंटर किया। पाकिस्तान की जो पाकिस्तान भर में जो मनी एक्सचेंज थी उनमें रेगुलेटरी इनिशिएटिव लिए, जिससे क्या हुआ कि डॉलर जो था अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपी काफ़ी वो वीक हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो रुपी था स्ट्रेंथ हुआ, जिसको इकॉनमी पे इफेक्ट पड़े। उससे जो IMF ने यही इंडिकेट किया कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है बेहतर होगी। और साथ दूसरी रीज़न ये बताई जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ मज़ीद फर्दर फ्लरिश करेगी, वो ये थी कि FBR के जो टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू है जो लास्ट ईयर में था वो रिकॉर्ड था वो। और इवन इंडिविजुअल अगर दिसंबर 2023 की बात की जाए तो IMF ने एक हिस्ट्री बनाई जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड 1020 अरब रुपए की टैक्स कलेक्शन की थी। तो इस हवाले से देखा जाए तो ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स थी जो। बट आई थिंक वाजिद, जहाँ तक ये पॉजिटिव इंडिकेटर्स की बात है, मेरे ख्याल से उस IMF रिपोर्ट में खाली अच्छी खबर ही नहीं है, कुछ बुरी खबरें भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बुरी नहीं है, बट लेकिन ऑब्वियसली एक उन्होंने बैलेंस्ड आउटलुक दिया है अपनी इकॉनमी का। उनमें आई थिंक उन्होंने ये ज़रूर बताया कि जी पाकिस्तान के जो एनर्जी क्राइसिस है वो परसिस्ट कर रहा है, एंड जिसको एनर्जी सेक्टर को उन्होंने कहा कि रिफॉर्म्स की बेहद ज़रूरत है। वो इसकी वजह ये है कि हाई कॉस्ट ऑफ पावर प्रोडक्शन जो है वो बहुत अफेक्ट कर रही है इकॉनमी को, जो कि एक मेजर हर्डल है इकोनॉमिक ग्रोथ में भी। तो IMF ने एक ये ज़रूर इंडिकेटर दिया उस रिपोर्ट के अंदर, और उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है अभी तक भी, एंड उसका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रेट बहुत कम है, जो कि सिर्फ 2.5% ग्रोथ रेट रहा है इंडस्ट्रियल सेक्टर का। उसके अलावा जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स थे इकोनॉमी के, वो भी बरकरार रहे हैं। बेसिकली IMF ने ये बताया कि जी पिछले साल अगर जो है मई 2023 से लेके के बाद अक्टूबर में 35% से अगर जो इन्फ्लेशन रेट है वो कम होकर 26.8% आ गया था, बट अक्टूबर के बाद नवंबर में वो 26.8 से बढ़कर 29% भी चला गया था। तो इट डजंट मीन कि भी इन्फ्लेशन जो है वो कम होती गई थी, कम होने के बाद बढ़ी भी थी। तो मेन अगर रीजन की वो हाईलाइट नेगेटिव इंडिकेटर की बात की जाए तो IMF ये एक बात पे आज हमें कर रहा है कि आप अपना एनर्जी सेक्टर है उसमें रिफॉर्म्स लाएं,
यानी जो आपकी कॉस्ट ऑफ बिल्कुल, प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी की उसको इम्प्रूव करें, सर्कुलर डेट्स भी इसमें आ जाता है, मेजर रोल प्ले करता है। अदरवाइज आई थिंक जो रेस्ट ऑफ है तो एनर्जी का तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मसला है, हमारा इंडस्ट्री का भी मसला है। जी, जी। वो ग्रो नहीं कर रही, और अगर करी तो बहुत ज़्यादा उसका प्रोग्रेस स्लो है। सही कह रहे हैं। तो और ऑब्वियसली इन्फ्लेशन तो है ही है, वो तो हमें पता ही है। तो ये 3 मेजर जो कंसर्न्स आईएमएफ के वो साथ साथ थे, जो आपने पॉजिटिव चीज़ें बताई वो थी, उसके साथ साथ ये कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी थे। नेगेटिव एस्पेक्ट्स खाली यहाँ तक ही लिमिटेड नहीं थे अनफॉर्चुनेटली। हुआ ये कि बेसिकली पिछले आई थिंक एक आध दिन में पीछे एफबीआर ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की है, जो उन्होंने आईएमएफ के साथ शेयर की है, जिसमें उन्होंने ये ज़रूर बताया है कि जी वो काइंड ऑफ फोरकास्ट कर रहे हैं कि अगले जो ये फाइनेंशियल ईयर है इसमें अपने रेवेन्यू टारगेट्स को शायद अचीव ना कर पाएं। तो अगर वो नहीं कर पाएंगे, इन दैट केस व्हाट मेजर्स दे आर गोइंग टू टेक, वो उन्होंने उस पर रिपोर्ट प्रिपेयर की है, जिसके मुताबिक हर महीने 18 बिलियन रुपए का जो रेवेन्यू है वो जनरेट करने का उनका एफबीआर का प्लान है। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब मैं वही बात कर, अच्छा मैं शरीर ये जैसे रिपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, तो जब मैं इसको रिपोर्ट को स्टडी कर रहा था तो उसमें ये था कि मैं ज़रा अपने जो व्यूअर्स हैं उनको ये बता दूं कि आईएमएफ का जो एग्रीमेंट है वो करंट स्टैंड क्या करता है, और जो हमारा लास्ट ईयर में क्योंकि एक ये प्रोग्राम था रिवाइव हुआ था, क्योंकि इमरान खान के दौर में ये रुक गया था प्रोग्राम, उसके बाद रिवाइव हुआ, स्टाल प्रोग्राम था, फिर इसको स्टैंड बाय एग्रीमेंट का नाम दिया गया। तो उसके मुताबिक पाकिस्तान को $3 बिलियन मिलने थे, जिसमें से अभी तक 1.9 बिलियन डॉलर पाकिस्तान को मिल चुके हैं, और जो लास्ट लोन ट्रांच थी जो $70 करोड़ की थी वो हमें लास्ट वीक मिली है। तो अब हमने आईएमएफ से मजीद $1.1 बिलियन लेने हैं, जिसके लिए नेक्स्ट मंथ में एक नेगोशिएशन राउंड भी स्टार्ट होने जा रहा है। तो आपको जैसे अपने व्यूअर्स को बताता चलूँ कि जब वो लोन देते हैं तो वो कुछ अपने लिहाज से अपने एक मुताबिक एक हर इदारे कॉन्स्टिट्यूशन को एक टारगेट भी कंडीशन भी देते हैं कि हम आपको जो लोन देने जा रहे हैं इसको आपने हमें वापस किस तरह करना है, और आपके लिए बेहतर मेजर्स ये हैं। तो उसी वाले से जैसे कि आपको मैंने बताया कि एफबीआर का जो टैक्स कलेक्शन रेवेन्यू था लास्ट ईयर में वो अपने टारगेट से भी एक्सीड कर गया था। तो लेकिन इस साल वो एक एंटिसिपेट ये कर रहे हैं कि ड्यू टू सेवरल रीजंस, अनएक्सपेक्टेड रीजंस, अगर शॉर्टफॉल हो जाए तो उस हवाले से उन्होंने एक अपना प्लान आईएमएफ को भी दिया है, जिसमें ये बताया है कि वो इस जो शॉर्टफॉल एंटिसिपेटेड है उसको कवर करने के लिए हर माह 18 अरब रुपए का एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, जो बिल्कुल डायरेक्टली जो टैक्स है डायरेक्ट ये जो इफेक्ट रहेगा मैसेज को करेगा। उसकी फर्दर तफसील ये है कि सबसे ज़्यादा जो मेजर जो आई थिंक जो ज़्यादा इफेक्ट होंगे उनमें ये बताया गया है कि फर्दर जो डिजिटल साइट्स वेबसाइट चला रहे हैं, अपने डिजिटल ई कॉमर्स बिजनेस चला रहे हैं, उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। रिटेल और जो प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं उनको टैक्स नेट में लाया जाएगा। और साथ साथ ये भी बताया गया कि अब इस साल कोई भी टैक्स के हवाले से एमनेस्टी स्कीम नहीं दी जाएगी उस एंटिसिपेटेड शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए। आई थिंक जितना हैवी ये प्रपोजल है उसको राइटफुली लोगों ने मिनी बजट का नाम भी दिया हुआ है। जी बिल्कुल, इसको मिनी बजट को भी एज ए मिनी बजट भी डीम किया जा रहा है, क्योंकि एक न्यू टैक्सेस लग रहे हैं और ये एक ट्रांजिशनल फेज आगे आने वाला है, इलेक्शन हो गया सारा, तो ऐसा सॉर्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ अ मिनी बजट टू। और आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट एक और जो डेवलपमेंट होने वाली है इस प्रपोजल के थ्रू, अगर पास होता है तो वो ये है कि चीनी की कीमत जो है मजीद बढ़ने वाली है ₹5 पर किलो। जी ये भी रिपोर्ट बहुत सारे, मतलब जिस तरह आपने कहा कि ये इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रेशर है पड़ेगा आवाम पर, कॉमन मैसेज पे पड़ेगा। बिल्कुल, जो जिनको ऑलरेडी इन्फ्लेशन काफ़ी जो तंग आए हुए इन्फ्लेशन से, तो इसमें चीनी की कीमत तो है ही, उसके अलावा जो जीएसटी है टेक्सटाइल लेदर प्रोडक्ट्स पे वो बढ़ने वाला है फ्रॉम 15 to 18%। बिल्कुल, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। हर चीज़ बेसिकली बढ़ ही रही है। और जो टैक्स इंपोर्ट है मशीनरी का एंड रॉ मटेरियल्स का, उसकी भी उस पर भी टैक्स मजीद बढ़ने वाला है। तो इसके अलावा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है वो भी बढ़ने वाली है उसमें तो भी, और ये वो इनफैक्ट काफ़ी एग्जॉर्बिटेंटली बढ़ने वाला है। तो टैक्स तो हुकूमत ने हर तरीके से बढ़ाने का प्लान तैयार कर लिया। सरप्राइजिंगली मेरे लिए जो ज़्यादा एक बात ये थी कि जो वेबसाइट आप चला रहे हैं, जो डिजिटल बिजनेस ओनर्स रन कर रहे हैं, आप एक तरफ आईटी को बूम करना चाहते हैं, ऑन द अदर हैंड यू आर इम्पोजिंग हैफ्टी टैक्स ऑन दैट इनिशिएटिव्स। तो आई थिंक ये एक काइंड ऑफ एक कुछ इम्पैक्ट ज़रूर डालेगा आईटी की इंडस्ट्री पे। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को चाहिए था कि थोड़ा मजीद इसको रिलीफ देते जो भी इस इनिशिएटिव की तरफ से कर रहा है। एक आपका इनफ्लो आ रहा है, कैश इनफ्लो आ रहा है, फॉरेन रेमिटेंसेस में इजाफा हो रहा है। अगर कोई भी अपना बिजनेस ओनर अगर कोई डिजिटल वे में कर रहा है तो टैक्स नेट में लाएं। लेकिन जिस तरह ये बताया गया 18 अरब रुपए का एक इजाफी टैक्स हर महीने, तो इट मीन्स के हर जो ये मेंशन किए गए हैं एरियाज, तो उनमें एक सिग्निफिकेंट राइज होगा। कोई एक डेफिनेट कोई रेशो नहीं होगी,
और इसमें ज़्यादा होगा। और इस पे जो मेरा कंसर्न होता है, क्योंकि एक हम सब यंग हैं यहाँ पे और हम हर वक्त आईटी को, और आई थिंक आईटी इज़ द सोल सोल्यूशन फॉर रिवाइविंग द कंट्रीज इकोनॉमी। लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि आईटी एक्सपोर्ट कितने बड़े हैं कितने बड़े हैं वहाँ पे। एक तरफ एक चीज़ अगर आपको कोई फ्रूटफुल बेनिफिट्स दे रही तो आई थिंक उसको आपको फर्दर रिलीफ देना चाहिए। ये नहीं कि आप उस पर फर्दर कोई ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि जो उसमें मौजूद वहाँ पे हमारी यूथ है या कोई भी है, किसी भी एज ग्रुप का है, वो इफेक्ट ना हो, वो डिस्करेज ना हो। उससे होगा क्या, जो मुझे लग रहा है कि मतलब जो जितने भी फ्रीलांसर्स हैं, जितने लोग भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में एंटर किए डिजिटल मार्केट में, वो ऐसा विड्रॉ ना करना शुरू हो जाए। वो देखें ना, आपने एक बड़ी मुश्किल से अपनी यूथ को, अपने जो एक स्पेसिफिक स्टार्ट ऑफ सोसाइटी था, उसको इनकरेज किया कि आप जो एक करंट जो नीड है उसकी तरफ आएँ, उसको आप एम्ब्रेस करें। और साथ साथ आप ये करेंगे तो वो लोग ट्रांजिशनल बिजनेस पे चले जाएंगे। आपको जो मेन फॉरेन रेमिटेंसेस, आपको जो हर वक्त फॉरेन रेमिटेंसेस करते रहते हैं कि वो सिटीजन हमारे बैक मुना, ये वो जो विद इन कंट्री आपको एक मुल्क में फॉरेन रेमिटेंसेस ला के दे रहे हैं, तो उनको क्यों इनकरेज नहीं किया जाता? और स्टूडेंट्स के बहुत आसान था ये कि मतलब पढ़ाई के साथ साथ काम कर सकते थे, घर बैठे काम कर सकते थे, बट इट प्रोवाइडेड लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू यंग पीपल, स्टूडेंट्स इंक्लूडेड। तो वो अब इसको मजीद अगर हम टैक्स करने लगेंगे और इतना हेवी टैक्स, आई एग्री कि शुड बी एडेड टू द टैक्स नेट डोमेन, बट आई थिंक आप उसको एक बैलेंस मेजर में करें, कंट्रोल होना चाहिए वो। साथ ये भी बता देता हूँ, एक इमीडिएट इफेक्ट ये आया कि रिसेंटली बिजनेस कम्युनिटी की जो पाकिस्तान की है, उनकी स्टेटमेंट आई है, ये जो आफ्टर द जो एक रिपोर्ट सबमिट करवाई है एफबीआर की तरफ से IMF को, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी ने एक अपील की है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, फेडरल गवर्नमेंट से और रेलिवेंट अथॉरिटीज से कि आप मज़ीद टैक्स न लगाएं और मज़ीद जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स हमें दें। और क्योंकि उन्होंने ये भी डिमांड की, रॉ मटेरियल है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादातर बिजनेस कम्युनिटी वहीं से ताल्लुक़ रखती है, तो उनको भी इमीडिएट इफेक्ट आया कि वो उन्होंने अभी तो टैक्स लगे नहीं है, उन्होंने अभी से ये एक अपील गवर्नमेंट से, इदारों से कर दी कि आप फर्दर टैक्स ना लगाएं और हमें मज़ीद रिलीफ दें। आई थिंक उन्होंने एक और चीज़ ये भी कही कि जो इंटरेस्ट रेट है स्टेट बैंक का वो कम किया जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी 25 से 26% जो इंटरेस्ट रेट है उस पर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जनरली बहुत हाई है। एंड इस रेट के ऊपर वो बैंक से उनके लिए बोरो करना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली वो उनका जो उनके लिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो हैं उनके ऊपर वो मज़ीद बढ़ रहे हैं, एंड दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स भी हमारे हर्ट हो रहे हैं। तो आई थिंक बिजनेस कम्युनिटी की भी कंसर्न्स हैं जो उन्होंने आगे फॉरवर्ड की हैं फाइनेंस मिनिस्टर को भी एंड बाकी रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को भी। सो लेट्स सी, आई मीन ये कहाँ तक पॉसिबल होगा। अच्छा, ये तो हमारी एक इकोनॉमिक आउटलुक की बात हो गई है, और इकोनॉमिक आउटलुक में हम जो 3-4 बार हमने ये मेंशन भी किया है कि पाक रुपी अगेंस्ट डॉलर वगैरह, तो हमारे जो एक वेब डेस्क है उसमें आपका तो इंतहाई एक अहम किरदार है स्टॉक एक्सचेंज की स्टोरीज करने में, डॉलर की स्टोरी करने में। तो अभी एक जो करंट सिचुएशन है, जैसे लास्ट वीक में हमने देखा है कि डॉलर पाकिस्तानी रुपी है जो काफ़ी अप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट द ग्रीन बैक। तो आप कोई फर्दर प्रिडिक्शन बताएंगे, मतलब कि नेक्स्ट मंथ में, क्योंकि इलेक्शन का भी है आगे हवाल, तो मतलब क्या होगा डॉलर के? अच्छा, हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में इनफैक्ट ओवर कपल ऑफ मंथ्स नाउ जो है डॉलर गिरता ही रहा है विद वेरी माइनर अप्रिसिएशन, बट ओवरऑल गिरता ही रहा है डॉलर, एंड पाकिस्तान रुपी जो है काफ़ी अप्रिशिएट हुआ है। सो एनालिस्ट का ये कहना है जो, और ये तो सॉरी शरिया आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि लास्ट ईयर सितंबर में पाकिस्तान करेंसी वाज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी इन द वर्ल्ड। इट वाज, यस। और आई थिंक अभी भी उसकी परफॉर्मेंस इस पॉइंट पे भी काफ़ी अच्छी जा रही है। तो मैं बता रहा था कि ट्रेड एनालिस्ट ने जो मार्केट को देख रहे हैं, उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि जी अंटिल इलेक्शंस जो 8 फरवरी को फिलहाल तो होने वाले हैं, उन तक ये जो है डॉलर की कीमत पाकिस्तान रुपी के मुकाबले में 280 रुपये के आसपास ही रहेगी, ना बहुत कम होगी ना बहुत ज़्यादा होगी। उन्होंने कहा है कि बस उसके आसपास ही हवर करती रहेगी। यानी अब ये जो एक शोर मचाया जा रहा था कि 350 का डॉलर होगा, 400 तक पहुंचेगा, तो आई थिंक अभी जो करंट रिपोर्ट्स आपके पास है उसके मुताबिक कोई ऐसी चीज नहीं होने वाली, कम से कम इलेक्शन तक नहीं हो रहा। कम से कम उसके बाद क्या होता है वो हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो मार्केट की सिचुएशन में डिपेंड करता है। बट अंटिल द इलेक्शंस 8 फरवरी तक डॉलर का रेट जो है 280 के आसपास ही रहेगा। एंड उसमें सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये भी है कि जो पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। उन जब ये कशीदगी शुरू हुई थी लास्ट वीक, तो हर जगह पाक ईरान अटैक स्टैंडिंग कर रहा था, और लास्ट वीक तो वही अपने को पाया फर्क पड़ा था। बिल्कुल। तो और आई थिंक स्टॉक एक्सचेंज के जो पॉइंट्स थे वो भी सिग्निफिकेंट ड्रॉप हुए थे जिस दिन अटैक हुआ था, बहुत इफेक्ट किया था इस चीज को। इसकी वजह ये है कि सारे डॉलर का रेट स्टेबल रहने का रीज़न ये है कि सारे पाकिस्तान ईरान के जो रिलेशंस हैं वो स्टेबल हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता।
आई थिंक वो जो डिप्लोमेटिक टाइज थी वो भी दोबारा रिवाइव हो चुकी है, नॉर्मल हो चुकी है। बिल्कुल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। उसके अलावा आपको पता ही होगा, हम लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आईएमएफ से हमें वो लोन का इंस्टॉलमेंट मिली है 700 मिलियन की। उसके अलावा यूएई ने जो लोन रोल ओवर किया है $2 बिलियन का, तो आई थिंक मेजर कंट्रीब्यूटर थे जिसकी वजह से आप कंट्रीब्यूटर्स यही हैं, जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि ये जो डॉलर स्टडी रहेगा एट 280 तक। बिल्कुल। आई मीन राइट नाउ जो फ्राइडे को डॉलर क्लोज हुआ था, मार्केट क्लोज हुई थी, वो 279.9 पे हुई थी। ओके। तो जो एनालिस्ट ने, वही मैं कह रहा था, जो प्रिडिक्ट किया है वो यही है कि भाई इसके आसपास ही रेट रहेगा, थोड़ा सा 19-20 का फर्क हो सकता है, बट नॉट मेजर, एनी कोई मेजर इंक्रीज या मेजर डिक्रीज नहीं होने वाला डॉलर के प्राइस में। डॉलर के हवाले से एक और चीज़ है कि डॉलर खाली हमारे पास ही बेचारा नहीं पिट रहा, डॉलर वर्ल्ड वाइड भी डॉलर की उस पर वैल्यू पे इफेक्ट हो रहा है। और वो इस तरह से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रशियन जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें चाइनीज़ जो करेंसी है उसमें ट्रेडिंग कहीं ज़्यादा हुई 2023 के अंदर इंस्टेड ऑफ डॉलर्स। जो और ये जो फर्क था 42% जो है वो टोटल जो ट्रेडिंग हुई थी स्टॉक एक्सचेंज से, उसमें 42% जो वॉल्यूम था वो चाइनीज़ करेंसी का था, जबकि पहले जो डोमिनेंट करेंसी ऑब्वियसली हमें पता है कि डॉलर रहती थी। अब चाइनीज़ करेंसी हैज़ टेकन ओवर द डॉलर। ये अभी खाली रशिया में नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड भी इसका इफेक्ट देखा जा रहा है। और जो लग रहा है कम इन दिस न्यू ईयर, आई थिंक डॉलर पे मजीद फर्क पड़ने वाला है, डॉलर की डिमांड गिर रही है। लोग अब बाकी इकोनॉमीज हैं वो अपनी करेंसीज में या मजीद डिफरेंट करेंसीज में ट्रेड करने को प्रेफर कर रहे हैं देन डॉलर। तो आई थिंक वो आप ये नहीं चाहते कि ज़्यादा मैनिपुलेट हो वो एक डॉलर के साथ। एग्जैक्टली, वो मोनोपोली थी ना डॉलर की, तो वो अब उसको कट करने के लिए इकोनॉमीज हैव रियलाइज्ड कि हमें मजीद। अच्छा, ये शरी आप जो बात कर रहे थे इसकी पाक ईरान जो इस मामला हुआ है, तो इसमें जो एक काफ़ी हाई प्रेशर डिप्लोमेटिक लेवल पे टेंशन्स थी और इस हवाले से कुछ बाइकआउट का भी सिलसिला, कुछ आवाज़ें आई, कुछ काफ़ी सारी चीज़ें थी जिसको एक आम ट्विटर पे हर जगह एक डिमांड की जा रही थी, सेंटीमेंट से लोगों ने अपने इजहार किया। लेकिन उसमें एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये थी कि डिस्पाइट द हाई लेवल टेंशंस एट डिप्लोमेटिक लेवल, द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान थी वो नॉर्मल रही है वहाँ पे। जबकि रिसेंट रिपोर्ट जो आई है उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान ईरान के दरमियान जो इंपोर्ट है उसमें 16% का इजाफा हुआ है। बिल्कुल, 2023 का जो पहला जी बिल्कुल। अगर बात करें 2022 में, दिसंबर 2022 में जो आपस में इनकी इंपोर्ट थी दोनों ब्रदरली कंट्रीज में, वो 42.17 मिलियन पे स्टैंड करती थी। जबकि दिसंबर 2023 में जो ये इंपोर्ट्स का जो रेशो है वो 48.72 मिलियन पे स्टैंड करती है, मतलब बढ़ी है। और लास्ट वीक भी जो उनके जो मेजर रूट्स हैं, एक ताफ्तान बॉर्डर है, एक दूसरा 2 बॉर्डर्स हैं, उनके दरमियान जो एक ट्रेडिंग था, बार्डर ट्रेड सिस्टम था, वो नॉर्मल ही रहा है वहाँ पे। जी। बट एनी आइडिया कि हम इंपोर्ट क्या क्या करते हैं ईरान से? हाँ, मेजर इंपोर्ट जो दोनों ममालिक के दरमियान इसको दिया जाता है बार्टर ट्रेड सिस्टम के नाम पर, मतलब कुछ चीज़ें ली जाती हैं, कुछ चीज़ें दी जाती हैं। उनमें यह है कि मेजर जो चीज़ें थी कि कोल था ईरान की तरफ से, उसके अलावा मिल्क आइटम्स थी, फ्रूट्स थे, ड्राई नट्स थे, उसके अलावा रग्स वगैरह थे, कुछ टेक्सटाइल के आइटम्स थे, तो इनमें ये इंपोर्ट होते हैं। वेजिटेबल्स और केमिकल्स भी मेरे ख्याल से हम करते रहे उनसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये तो हमने इकोनॉमिक जो सिचुएशन थी ओवरऑल पाकिस्तान की और पाकिस्तान से लिंक जो कंट्रीज हैं हमारे ब्रदरली कंट्रीज, उनसे लिंक जो कुछ था हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आई थिंक जो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने शुरू में जिक्र किया था, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया पिछली एपिसोड्स में, हम उसको ज़रा मज़ीद डिटेल में हम हाँ, मैं वही आपसे कहने वाला था कि लास्ट वीक तो जो एक हम भी अक्सर डेस्क पे बैठे होते हैं, खबरें वगैरह कर रहे थे, हमारे लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट ये थी कि 2 इनिशिएटिव, एक फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से था, एक पंजाब गवर्नमेंट की तरफ था, वो काफ़ी इंकरेजिंग थे एक कॉमन मैसेज के लिए और स्टूडेंट्स वगैरह के लिए। उसमें पहला इनिशिएटिव तो ये था कि फेडरल गवर्नमेंट ने अंडर द मोबाइल फ़ोन फाइनेंसिंग प्रोग्राम एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसमें वो बताया गया कि आम बंदा, आम जो कॉमन मैसेज है उनको डिजिटल होराइजन में लाने के लिए, उनको डिजिटल रियलम में लाने के लिए एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, जिसमें हर बंदे को ऑन ईजी इंस्टॉलमेंट एक मोबाइल फ़ोन प्रोवाइड किया जाएगा। एक इनिशिएटिव ये था फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, और दूसरा ये था पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से कि अंडर द ग्रीन व्हील्स प्रोग्राम स्टूडेंट्स के दरमियान, ख़वातीन के दरमियान 10,000 बाइक्स तकसीम की जाएंगी अलॉन्ग विद 10,000 इलेक्ट्रिक रिक्शा। तो उस हवाले से कोई अपडेट बता सकते हैं? मतलब अच्छा, मोबाइल फोन का जो इंस्टॉलमेंट वाला प्लान है वो हो तो रहा था, बहुत इंकरेजिंग प्लान था, बट उसमें अपडेट ज़रा सी ये है कि वो फिलहाल प्लान जो है वो रुक गया है मेरे ख्याल से। उसमें जो उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेजेंट की थी समरी, आईटी मिनिस्ट्री ने, वो गवर्नमेंट ने वापस भेज दी कि आप इसको रीथिंक करें, रिवाइज करें एंड गेट इट अप्रूव्ड बाय द लॉ मिनिस्ट्री पहले,
रेड टेप मेजर इसमें भी आ गए वो हैं। अब ब्यूरोक्रेसी में तो ऐसे चलता रहता है ना। अभी वो प्लान अच्छा था, बट उसको गवर्नमेंट ने कहा कि आप जरा रिवाइज करें, उनके पास लॉ मिनिस्ट्री स्क्रूटनी करवाएं उसकी अच्छी तरह से, उसके बाद दोबारा से रीटेबल करें। आई थिंक ये कहा जा रहा था कि 14 जन से कुछ ये इस महीने में प्लान शुरू होने वाला था। प्लान 14 जन से जो हमने रिपोर्ट्स पढ़ी थी उसमें ये था कि 14 जन से इसका बाकायदा आगाज हो जाएगा, एप्लीकेशंस वगैरह, फर्दर डिटेल्स। इस महीने के शुरू में ही उन्होंने अनाउंस किया और इसी महीने उनको वो ये स्कीम लॉन्च करने का प्लान था, बट अभी थोड़ा सा सेटबैक आ गया है। कह लें कि अभी इसको प्लान को रिवाइज कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में ही ये दोबारा से प्रेजेंट की जाएगी। तो ये तो कहीं अंडर द टेबल ना चले जाए, अंडर द कारपेट ना मामला चला जाए, क्योंकि आगे इलेक्शंस भी हैं। उन्होंने कहा है कि अगले कुछ दिनों में इसको प्रेजेंट कर देंगे, तो लेट्स होप कर दें। बट प्रॉब्लम ये कि जो प्लान था बहुत इनकरेजिंग और अच्छा प्लान था फॉर एवरीबॉडी। बेसिकली इसका मकसद ये था कि मोबाइल फोन जो टेक्नोलॉजी है, बेसिकली टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का एक्सेस जो है वो हर किसी के पास चाहिए, लेकिन मैक्सिमम लोगों के पास होना चाहिए। तो मकसद ये था उसका। तो ये आप ये मतलब इनिशिएटिव अच्छा, ये जब लॉन्च हुआ तो उसके बाद हमारे जो कमेंट सेक्शन में हम सोशल मीडिया पर अक्सर देखते थे, क्यूरीज काफ़ी थी कि यार ये इसको अप्लाई कैसे करना है, कैसे अवेल करें, तो उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल, तफसीलात ये हैं कि एक तो पीटीए ने में इसका जो पीटीए का किरदार होगा इसमें ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उनके थ्रू ही ये सारा वो लॉन्च हो रहा होगा, उनकी कोलैबोरेशन के साथ ही होगा। ये बेसिकली कि ये जो लोगों के लिए मोबाइल फ़ोन्स की जो कीमत होगी वो 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की जो कीमत के मोबाइल फ़ोन्स होंगे वो लोगों के लिए अवेलेबल होंगे ऑन ईजी इंस्टॉलमेंट्स, जो इंस्टॉलमेंट सिर्फ 3 महीने से लेकर 12 महीने तक की होंगी, 1 साल तक मैक्सिमम होगी, उसके ज़्यादा भी नहीं होगी। जाहिर सी बात है, आपने जिस सेक्टर को आप अप्रोच कर रहे हैं वो आई थिंक इतनी लंबी ड्यूरेशन की जो इंटरेस्ट हैं, इतनी लंबी ड्यूरेशन की इंस्टॉलमेंट्स हैं, शायद वो सुन के वो डिस्करेज हो जाएं। एंड उसमें जो यूथ भी बहुत सारे शामिल हैं, तो यूथ के लिए ऑब्वियसली यू नीड टू थोड़ा सा सिंप्लीफाई द प्रोसीजर, जिसका नतीजा यही है कि आपने जो कीमत भी बहुत रीजनेबल रखी है कि इस कीमत के मोबाइल फ़ोन्स होंगे, ईजी इंस्टॉलमेंट्स होंगी और मैक्सिमम 1 साल तक की होंगी। उसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत सिंपल है ऑफ कोर्स। उसमें यही है कि आपके पास एक वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए, यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ऑब्वियसली, जिसमें वो, और ये पॉलिसी स्टूडेंट्स के लिए है, प्रोफेशनल्स के लिए है, एंड स्पेशली लो इनकम जो स्टेटा है सोसाइटी का, उसके लिए भी ये एक बहुत अच्छी खबर है कि वो भी आप एक्सेस कर सकेंगे मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स ऑन ईजी इंस्टॉलमेंट्स, और अपनी मर्जी के, मतलब वो ज़ाहिर कीमत कम से कम अगर 3,000 रखी हुई है मोबाइल फ़ोन की, तो अपनी चॉइस का फ़ोन ले सकेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि इंटरेस्ट फ्री वो होगी, इंस्टॉलमेंट्स होंगी, एंड मिनिमम जो उसका होगा डाउन पेमेंट होगी मिनिमम 20% होगी। 20%, आई थिंक 20% काफ़ी ज़्यादा नहीं, बट लाइक इट्स डिपेंड करता है ना आपके लिए, आप कितना दे सकते हैं आप। ओके, तो मिनिमम कम से कम उन्होंने फिलहाल ये रखा हुआ है कि इतना होगा। ज़ाहिर है वो हर किसी को और इस आई थिंक इस प्रोग्राम में ये भी एक कहा जा रहा था कि ज़्यादा आईफोन को पोर्ट्रे किया जाता है कि लोगों को आईफोन देंगे, ये करेंगे, क्योंकि स्मार्टफोन का अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहले ज़्यादा ध्यान का तो अगर आईफोन की बात की जाए तो वो मिनिमम भी पीटीए टैक्स इंक्लूडेड करने के बाद तो मिनिमम जो 3-3.5 लाख के करीब आता है, तो उसकी अगर 20% भी अगर आईफोन उसमें इंक्लूडेड होगा ही। जैसे मैंने बताया कि 3,000 और 1 लाख रुपए के दरमियान की जो वर्थ के जो फोन ये यानी 3,000 से 1 लाख रुपए के दरमियान तक के ही मोबाइल फोन, जो फोन्स की वर्थ है ना, फोन्स की प्राइस वो इतनी ही होगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। नहीं, इसके अंदर वाला नहीं होगा। ओके, वो इस स्कीम का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि वो इसमें जो टारगेट मार्केट है इस स्कीम की, वो लो इनकम इंडिविजुअल्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, यानी लो इनकम स्टार्टर को बिल्कुल एग्जैक्टली, सो उनको भी टारगेट कर लेंगे। यानी आप इसे शौक नहीं पूरे कर सकते जो आप, नहीं, जरूरत पूरी कर सकते हैं, शौक नहीं पूरे कर सकते। जरूरत फिर के लिए आप पहले ही शुरू करें इससे, फिर आप अपने शौक के लिए आगे आप यू नीड टू थोड़ा सा वर्क अ लिटिल हार्डर। तो मेरे ख्याल से मिनिमम जो है वो प्राइस में, जैसे मैंने कहा कि 3,000 रुपए की है, मिनिमम 3,000 से 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए तक के फोन जो हैं वो अवेलेबल होंगे स्कीम के थ्रू। कुछ रिपोर्ट्स तो मैं पढ़ा था, मैं तो बड़ा खुश हूँ, मैंने कहा यार ये आईफोन आई थिंक वो कैन अवेल इन ऑन मेरे ख्याल से आईफोन जो है सेकंड हैंड अगर आपको मिल जाए तो थोड़ा पुराना मॉडल, तो ही वो आपको स्कीम के थ्रू मिल पाएगा। बट ये वही वजह से मैंने कहा कि शौक पूरे करने के लिए स्कीम नहीं है, तो आप मेरे ख्याल से, और हम उसमें इंक्लूड भी नहीं है शायद, हमारे पास ऑलरेडी स्मार्टफोन्स हैं, हम मेरे ख्याल से चिल करें, हम इसके लिए ना ही वेट करना अच्छा है। जिनके पास नहीं है, जिनके पास थोड़े कम वैल्यू के फ़ोन्स हैं, आई थिंक ये उनके लिए ज़्यादा फीजिबल या प्रॉफिटेबल होगी, तो उनके लिए नहीं देते मेरे ख्याल से। इसके और इसलिए भी इम्पोर्टेंट है स्कीम, क्योंकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो ग्लोबली 7th लार्जेस्ट मोबाइल फ़ोन मार्केट है, और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 190 मिलियन मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल हो रहे हैं।
सो इतनी बड़ी मार्केट के लिए ज़ाहिर है इस किस्म की स्कीम का ना तो ये होना- भी काफ़ी कम रेशो अगर देखा जाए तो, अगर एक 20 बिलियन की आबादी है आपकी, 20 बिलियन प्लस की आबादी है, उसमें जो ये स्मार्टफोन यूज़र का डाटा आप बताने के मतलब 1.95 मिलियन के करीब करीब स्मार्टफोन 190 यूज़र, million. 190 मिलियन, 190 is a lot. 190 में मोबाइल फोन्स मोबाइल फोन में स्मार्टफोन या फिर ओवरऑल यहाँ पे Smartphones जनरल भी included हैं। स्मार्टफोन भी भी इंक्लूडेड, included आई है थिंक ये, because just generally mobile phones, anybody who has आई थिंक mobile काफ़ी रूम है इस पाकिस्तान की बिल्कुल मार्केट है। में। इसीलिए ये आई थिंक ये स्कीम इंट्रोड्यूस की है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल फ़ोन्स को खरीद सकें, अवेल कर सकें ये टेक्नोलॉजी जी, को, जी। और इंटरनेट का जो एक्सेस है, ब्रॉडबैंड का जो एक्सेस है, वो मैक्सिमम पॉपुलेशन तक पहुंच सके। ओके, सो आई थिंक उस लिहाज से फॉर अ फर्स्ट स्टेप तो आई थिंक ये इनकरेजिंग थोड़ा सा मुझे लग रहा है। अभी लेट्स सी कि ये स्कीम कब लॉन्च होती है, होती भी है कि नहीं होती है, अगर होती है तो इसको कितने लोग अवेल कर सकते हैं, इज इट इवन ईजी टू अप्लाई फॉर, तो वो अभी देखना है। बट आई थिंक अभी तक जो हमारे पास प्लान है इसका, वो मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक किया, आई मीन इट विल यील्ड रिजल्ट्स फॉर as far as I understand. आप यही उम्मीद रखें हैं कि जल्दी ये इसकी कुछ फर्दर इसमें डेवलपमेंट हो, अपडेट्स हो। उन्होंने कहा था कि अगले कुछ दिनों में वो दोबारा से कैबिनेट में टेबल करेंगे, अगर ऐसे ही हो तो अच्छी बात है। सो वील वेट, एंड जब वो होगा तो हम फिर उसकी अपडेट्स ले आएंगे ऑफ कोर्स। दूसरी स्कीम जो आपने जिक्र किया था ई बाइक्स वाला, वो क्या चक्कर है? ई बाइक्स वाला ये है कि पंजाब गवर्नमेंट ने जैसे आपको पहले बताया कि ग्रीन व्हील्स प्रोग्राम एक इनिशिएटिव स्टार्ट लॉन्च किया, जिसमें ये था कि मेन रीज़न ये थी कि आपको पता है लास्ट जो फ्यू मंथ्स थे स्मोक के हवाले से लाहौर वन ऑफ द टॉप सिटी इन द वर्ल्ड था, जो इफेक्टेड था, जो टॉप पे रहा है ड्यू टू एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिहाज से वहाँ पे। तो जब उसमें कुछ फर्दर गवर्नमेंट ने और अथॉरिटीज़ ने कुछ स्टडी किया तो उसमें ये पता चला है कि जो ट्रैफिक है पाकिस्तान की, स्पेशली पंजाब वगैरह में, इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर है वो है बाइक का, ये मोटरसाइकिल वगैरह, व्हीकल्स वगैरह। इसमें 70 to 80% जो लोग हैं वो ज़्यादातर बाइक्स वगैरह यूज़ करते हैं। अब जिस एक ये भी इशू है कि जिस एक घर में अगर 4 भाई हैं तो वो चारों के पास अपनी अपनी बाइक होती है, हर कोई अपनी बाइक प्रेफर कर रहा होता है वहाँ पे। तो उसको एक तो ग्रीन इनिशिएटिव प्रो इन्वायरमेंटल था, और दूसरा ये था कि पाकिस्तान में जैसे आपको पता है पूरी दुनिया में ईवीज़ का कंसेप्ट आ रहा है, तो उसको एम्ब्रेस करने के लिए, उसको जल्दी से अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि अब तो बाहर तो हर दूसरे ममालिक में ईवीज़ की पत्नी के कौन कौन से मॉडल आ गए हाइब्रिड टाइप के, तो उसको भी, और साथ एक तो था इकोनॉमिक फैक्टर था, एक था इन्वायरमेंटल फैक्टर, उसके तहत ये लॉन्च किया गया, जिसमें ये ज़्यादातर ये कहा गया स्टार्ट में ये कहा गया कि आप स्टूडेंट्स को ज़्यादा करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। उसमें 10,000 बाइक्स तकसीम किए जाएंगे स्टूडेंट्स में, जिनमें कोटा भी एक बनाया गया। कोटा में ये है कि 2,000 बाइक्स हैं वो ख़वातीन के लिए, और 2,000 जो है माजूरों के लिए, और 2,000 जो सरकारी मुलाजमीन जो बच्चे वगैरह उनके लिए किया जाएगा। ये उन 10,000 से अलग है जो स्टूडेंट्स के लिए, जी जी उसमें। तो और उसमें ये कहा गया कि अगर देखी जाए, उसमें बात की जाए कि जो शरह सूद है, जो इसमें मार्कअप है, वो 6% रखा गया है फिक्स। यानी अगर कोई बाइक 1 लाख रुपए के 1.5 लाख, उस पर 6% मार्कअप होगा, इजी इंस्टॉलमेंट्स होगी। क्या ये अच्छा रेट है कि मतलब? आई थिंक इट, अगर देखा जाए तो 6% नॉर्मल रेट है मेरे ख्याल में। अगर 1 लाख की बाइक उसमें 6% लगा रहे हैं तो कितना बन जाएगा, कोई 7-8 हज़ार स्टूडेंट्स के लिए एक्सेसिबल होगा, और स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा हैसल नहीं करनी पड़ेगी। अभी फिलहाल ये इनिशिएटिव लॉन्च किया जाएगा लाहौर में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, जो पंजाब के जो बड़े सिटीज़ हैं। अभी पूरे प्रोविंस के लिए फर्स्ट फेज़ में अभी नहीं है, फर्स्ट फेज़ में सिर्फ इन 3 सिटीज़ को कैटर किया जाएगा। और स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर ये है कि आपको एक अपना जो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशन है वहाँ से आपको लेटर वगैरह लेना पड़ेगा, और साथ एज अपनी गार्डियन, आपकी जो वालिदैन है या कोई और भी गार्डियन है, उनकी एक गारंटी पे भी आपको सिर्फ ये मिल जाएगा वहाँ पे। सो यानी इसके लिए लाइसेंस ज़रूरी है कि नहीं है? क्योंकि ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो हैं वो लेस देन 18 ईयर्स के भी तो होंगे ना। आपके सामने है, जैसे कि ये तो काफ़ी हॉट टॉपिक रहा है कि जिसमें लाइसेंस वगैरह के हवाले से एक मैसिव लेवल पे क्रैकडाउन था, बाकायदा उनको प्रिजन भी किया गया सारा, माइनर्स को भी किया गया कि गवर्नमेंट इस हवाले से कोई लीनियंसी नहीं दिखा रही थी वहाँ पे, FIR दर्ज हुई है। तो हवाले से, तो इस हवाले से भी, तो जैसे हेलमेट्स का इशू है, चालान का इशू है, लाइसेंस का इशू, तो वो भी मेरे ख्याल में इसके साथ साथ कैटर कर लिया जाएगा। इस हवाले से अभी अपडेट ये है, लेकिन और ये मिलेगा आपको इन कोलैबोरेशन विद, ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने किया है वो ये है कि बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू, बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू जब भी ये इनिशिएटिव फर्दर अपडेट आएंगी, बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू एप्लीकेशन आएगी, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे आपका, फिर देन आपकी स्क्रूटनी होगी, फिर उसके बाद आपको बाइक आपकी अलॉट कर दी जाएगी वहाँ पे। ओके। अच्छा, ये जो 26,000 बाइक्स का इन्होंने प्लान, हाँ, उसमें मैं आपको ये बताना भूल गया, 7-10,000 रिक्शा भी हैं, जिनमें जो अपने इन 3 सिटीज़ के जो भी लेबर एक स्टार्ट है सोसाइटी का, उनको कैटर किया जाएगा। उनको भी ई रिक्शा की तरफ
आपको जैसे पता है कि बाइक के बाद ज़्यादा मेन कंट्रीब्यूटर जो रिक्शा। ट्रैफिक में है, पोल्यूशन वगैरह में है, वो रिक्शा है। इंडिविजुअली इतनी नहीं करते, लेकिन हम्म। जब इतने मैसिव लेवल पे 70-80% वो कवर कर रहे हैं, तो वो मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं इन्वायरमेंटल एयर पोल्यूशन में, तो उसको भी साथ साथ कैटर किया जाएगा। तो 10,000 रिक्शा भी साथ ही हैं बाइक के साथ साथ। सो ये जो प्लान है इनका ग्रीन व्हील्स प्रोग्राम, जी। इसमें जितने भी व्हीकल्स हैं ये सारे क्या ई व्हीकल्स हैं या नॉर्मल? ये सब के सब ई व्हीकल्स हैं। ओके। तो ई व्हीकल्स है मतलब सब चार्जिंग वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे होंगे सारे। तो आई थिंक इसके लिए कुछ स्टेशन वगैरह भी कुछ मुख्तस किए जाएंगे। अदरवाइज़ कुछ मैं एक स्टडीज़ बारे में कर रहा था कि ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे पाकिस्तान में ई बाइक्स यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने एक डेडिकेटेड सोलर प्लेट ली हुई है। तो लोग कर रहे हैं यूज? लोग कर रहे हैं, ये बाइक्स अच्छा। यूज़ कर रहे हैं और डेडिकेटेड। और आपको बताऊं कि पाकिस्तान में जो ई बाइक्स की कंपनीज़ हैं, उनमें 6 ऐसी कंपनी हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में बैठे ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। बाहर की भी कंपनीज़ हैं, ओके। लेकिन पाकिस्तान में एक इनकरेजिंग बात यह है कि इस हवाले से कुछ हद तक खुद कफील भी है कि अगर इनिशिएटिव लॉन्च किया जाता है, अगर लोगों में ये चीज़ कॉमन हो जाती है, तो पाकिस्तान की अपनी कंपनीज मेड इन पाकिस्तान जो बाइक्स है Right. वो भी अवेलेबल होंगी साथ ही। अच्छा, ये तो आई थिंक बहुत ही ये प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम्स मेरे ख्याल से जो हमने आई थिंक discuss किए ये हैं, दोनों बहुत ही प्रोग्राम अपने हवाले से एक बहुत ऑन ही पेपर तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोग्राम है, Yeah. लेकिन एक में डिले हो गया है और दूसरे में फर्दर अभी अपडेट नहीं आई, डिटेल्स नहीं आई कि फॉर्म क्या होगा। दोनों का एक आई थिंक दिखा तो दिया है स्क्रीन कि ये बहुत सब अच्छी बात दिखा दिए। ट्रेलर आ गया है इनका, अभी इनकी पूरी फिल्म अभी बाकी है अभी यहाँ पे। तो वो भी हम मेरे ख्याल से मजीद डिटेल्स अब निकालते हैं कि इनका चक्कर क्या है, कब जी जैसे भी मज़ीद आई, इनका जैसे भी प्लान इनको क्या है इन आगे? पे एक फर्दर एक हम इन डिटेल प्रोग्राम करेंगे जिसमें लाइव हम कोशिश करेंगे एप्लीकेशन सबमिट की जाए, कुछ हवाले से मजीद बताया बिल्कुल। जाए, कुछ पॉइंट्स एप्लीकेशन आई फॉर्म के थिंक बारे में, एक्सपर्ट को भी हम एक्सपर्ट को बुलाया लेंगे कि भाई वो जाएगा हमें बता दें कि इसका एक्चुअली प्रोसीजर है क्या, किस तरह से अवेल और फर्दर ये भी बताएंगे कि ई बाइक्स तो आपने ले ली, उसके बाद के मामला क्या होते हैं, मेंटेनेंस के मामला आते हैं, कुछ और आपको स्टेशन हमारे पास इतने हैं भी कि इतनी है भी नहीं, उसके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। जैसे आपको मैंने अभी बात कट गई कि ये थी कि सोलर प्लेट लोगों ने लिए हुए हैं, एक सोलर प्लेट रखते हैं डेडिकेटेड, उसी पे बाइक चार्ज करते हैं कि उनका जो एक फर्दर जो इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट वगैरह होता है उससे भी वो हट गए हैं। अब उनकी मुकम्मल ही फ्री हो गया अपनी सारा। बाइक्स के लिए स्पेशली एक सोलर प्लेट ली हुई है, बाइक अटैच हुई है। नहीं बाइक पे अटैच नहीं हुई है, मतलब वो आप अपनी रूफ पे रखेंगे, वहाँ पे साथ बैटरी वगैरह होगी, उसको चार्ज करेंगे, उसके थ्रू आप बाइक को चार्ज करेंगे। ओके, अपने घरों में आप बजाय डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने के आप सोलर एनर्जी का सहारा ले रहे हो। राइट। लोगों में आई थिंक इतनी अवेयरनेस तो आ गई Awareness आ गई, है बिल्कुल। सोलर पावर कितनी इंपॉर्टेंट है। सोलर पावर बिल्कुल ठीक। आई थिंक दूसरा बात वाजिद, मेरे ख्याल से हमने टैक्स की आज बहुत बात की है, एफबीआर की, टैक्सेस की। तो आई वाज थिंकिंग कि हम लोग आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड जो कल है उसमें हम किसी एक्सपर्ट के साथ बात करें कि भी हमें मज़ीद ज़रा बताएंगे टैक्सिंग का एक सिस्टम किस तरह से, फाइलिंग नॉन फाइलिंग क्या होती है, किस तरह से होती है, और ये कौन फाइलर्स हैं कौन नॉन फाइलर्स हैं। और नॉन अभी ये जो टैक्स लगने जा रहे हैं एफबीआर के थ्रू, उसमें सबसे ज्यादा इफेक्टेड नॉन फाइलर्स होंगे। एब्सोल्युटली नॉन फाइलर्स होंगे जिनमें आम दुकानदार भी आता है, आम बंदा भी आता है, एक जॉब करने वाला भी आता है, सब मैं भी जानना चाह रहा था कि नॉन फाइलर्स को जो इफेक्ट होगा इस प्रपोजल से, वो क्या इफेक्ट होगा, कितना होगा और उनको कितना इफेक्ट करेगा। एंड ऑल्सो बिकॉज अगर कोई नॉन फाइलर है उसको फाइलिंग अभी करनी है तो किस तरह से आसानी से कर सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं कि हमें लॉयर्स को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है या खुद भी कर सकते हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें डिटेल में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात की जा सकती है। उसके लिए आई थिंक कल हम अब एक एक्सपर्ट से बात करते हैं, किसी इकोनॉमिस्ट से या किसी, आप देखते हैं कोई टैक्स का कोई एक्सपर्ट हमें मिल जाए तो उनसे हम बात करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही था व्यूअर्स, कल दोबारा से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ और मज़ीद जो इकोनॉमी की सिचुएशन है पाकिस्तान में और ग्लोबली उसको भी डिस्कस करेंगे। That's it for today and thank you for watching. Bye bye.